Hello everyone, welcome to the history class. Now today we'll continue the chapter 2, that is nationalism in India, and today we'll do the part 4. Okay, before that we have read about the First World War, Khilafat, non-cooperation movement and differing strands within the movement. Okay, and today we'll read the topic towards civil disobedience, Swaraj Party, Simon Commission, Purna Swaraj, and the Salt March and the Civil Disobedience Movement, Part 1. Okay, so let's start with towards civil disobedience. Okay, now in February, very well know, 1922, Mahatma Gandhi withdraw the non-cooperation movement. Here children, ध्यान रखिएगा, I have written the abbreviation form. So this is non-cooperation movement. ठीक है, तो ये movement इन्होंने withdraw कर लिया था. रीज़न क्या था कि यहाँ पे ये violent हो गया था, right? Why it is withdrawn? Because it is becoming violent, it turning violent. ठीक है ना. अब यहाँ पे जब वायलेंट हो गया था तो महात्मा गांधी को ये जो मूवमेंट था ये वापस लेना पड़ा, राइट. बहुत जगह हम फिर यहाँ पे क्या देखा गया कि सत्याग्रही दे नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड. उनको ज़रूरत थी प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए, ठीक है, बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल. ठीक है ना, मास स्ट्रगल से पहले उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी. विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल. ठीक है ना, कांग्रेस में ही कुछ लीडर जो थे इतनी देर से संघर्ष करे जा रहे थे, वो टायर हो गए थे, थक गए थे और क्या चाहते थे, पार्टिसिपेट करना. कहाँ पे, इलेक्शंस में, जो प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है ना, तो यहाँ पे वहाँ क्योंकि बहुत थक चुके थे मास स्ट्रगल से, तो वो चाहते थे कि जो इलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, राइट. सो दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी. ठीक है ना, ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करें. कहाँ पे, विद इन द काउंसिल. ठीक है ना, काउंसिल में रह के वो ब्रिटिश पॉलिसी को जो है अपोज करेंगे. सो अब इस तरह से वो चाहते थे इलेक्शन में खड़े होना. सो आर्ग्यू करेंगे वो रिफॉर्म के लिए, पॉलिसी जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसको अपोज करेंगे. एंड ऑल्सो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, राइट, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. ठीक है, जो काउंसिल्स हैं ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो ये चाहते थे. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, राइट. इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, राइट. तो हेयर द पिक्चर ऑफ चित्तरंजन दास इज शोन, ओके, एंड हेयर मोतीलाल नेहरू पिक्चर इज शोन. ओके, सो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाई स्वराज पार्टी. ओके, दे वर द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी. कौन, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. ओके, तो दे वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी. तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई. ओके, सो बट यंगर लीडर्स, जो यंगर लीडर्स थे ना, जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, तो ये उनसे यंगर लीडर्स थे. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, दे प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन. ठीक है, तो फॉर फुल इंडिपेंडेंस इन्होंने दबाव बनाया कि हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट. किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने एंड सुभाष चंद्र बोस ने, राइट. इन्होंने प्रेशर दिया, इन्होंने प्रेस किया कि इससे ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन होनी चाहिए फुल इंडिपेंडेंस के लिए. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फुल इंडिपेंडेंस की अपना ही रूल हो. ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम सारा अपना ही हो. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, ठीक है ना, मीन्स से आपसी मतभेद होना शुरू हो गया.
two factors again shape Indian politics toward the late 1920s. तो दो फैक्टर्स ने इसको शेप किया, लाइक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। पहली जो थी वो थी इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे, राइट, ये क्या हो गए, गिरने शुरू हो गए। एग्रीकल्चरल प्राइजेस began to fall from 1926 to 1930s। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस थे ये गिरने शुरू हो गए, और डिमांड, जो डिमांड थी, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, तो डिमांड जो थी ये भी गिरनी शुरू हो गई। और इस तरह से हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट, ये भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में भी गिरावट आ गई। ओके, पेजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब जो गरीब किसान था, ठीक है ना, अब वो जो अपनी हार्वेस्ट थी उसको बेचना उसके लिए मुश्किल हो गया था। ओके, एंड पे देयर रेवेन्यू, और अपना जो रेवेन्यू था वो भी नहीं पे कर पा रहा था, मुश्किल हो गया था। तो बाय द 1930s हम देख रहे हैं द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, ठीक है, जो 1930s तक, ठीक है, कंट्री साइड जो था ये टर्मोइल, यहाँ पे पूरी तरह से डिस्टर्बेंस हो गई थी। क्लियर, तो ये हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट, जो ये वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, राइट, इकोनॉमिक डिप्रेशन। सो इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड, ठीक है ना, अब ये देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड चल रहा था, द न्यू टोरी गवर्नमेंट, ठीक है ना, ब्रिटेन में न्यू टोरी गवर्नमेंट जो थी, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल, एक लीगल कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है ना, इनके अंडर जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया, राइट। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सर जॉन साइमन। ओके, तो कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो था इंडिया का, उसकी फंक्शनिंग पे देखना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था, जो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कमीशन, ठीक है ना, तो उसकी फंक्शनिंग, किसकी, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की फंक्शनिंग को देखना था, और उसके सुझाव, ठीक है ना, सजेस्ट, जो चेंजेस की ज़रूरत थी तो वो सजेस्ट करना था, राइट, ये कमीशन का काम था। देन हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या थी इस कमीशन में, इस कमीशन में प्रॉब्लम थी कि इट डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना था, उसमें सुझाव देना था, लेकिन एक भी सिंगल इंडियन मेंबर इस कमीशन में नहीं था, ये प्रॉब्लम था। ओके, कौन थे यहाँ पे, सारे ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और बदलेंगे, सारे ब्रिटिश थे ये, राइट। सो व्हेन द साइमन कमीशन, जब हम देख रहे हैं कि साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, कौन सी डेट में साइमन कमीशन भारत आया, 1928। जब ये इंडिया आया तो इट वॉज ग्रेटेड, इसको ग्रेट किया गया विद द स्लोगन्स गो बैक साइमन, राइट। तो इसको कहा गया कि साइमन वापस जाओ, ओके, साइमन वापस जाओ, ग्रेटेड के नारे इन्होंने लगाए। ओके, और हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं उस समय का पिक्चर, ठीक है, साइमन गो बैक। देन हमने देखा कि गो बैक साइमन से ग्रीट किया गया, एंड ऑल द पार्टीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, ठीक है ना, ये जो पार्टी थी सारी, जिसमें कांग्रेस भी था और मुस्लिम लीग भी था, ओके, सारी पार्टीज़ होती थी, ठीक है ना, कांग्रेस की, जिसमें मुस्लिम लीग भी आप बोल देते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस डेमोन्स्ट्रेशन में, गो बैक साइमन, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, सो
यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये जो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, एक तरह से जो जुलूस था, तो इसमें विन करने के लिए, ठीक है ना, वायसराय थे लॉर्ड इरविन, राइट। तो लॉर्ड इरविन ने 1929 अक्टूबर में, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लॉर्ड इरविन, ओके। एंड 1929 में उन्होंने क्या किया, एक वेग ऑफर, ठीक है ना, एक वेग ऑफर जो है वो अनाउंस कर किया, ठीक है ना। वेग मीन्स नॉट क्लियर, ठीक है ना। वेग जो ऑफर होता है इट इज़ नॉट क्लियर, वेग का मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं था, ओके। और कौन सा ऑफर था वो, डोमिनियन स्टेटस का, ठीक है। इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस होगा, मीन्स जो से अथॉरिटी टू रूल दिया जाएगा इंडिया को, राइट। तो ये ऑफर इन्होंने दिया, राइट। एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी हुई टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि साइमन कमीशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आया था। तो एक वेग ऑफर जो है लॉर्ड इरविन द्वारा दिया गया और उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया। बट दिस डिडंट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। तो ये सब जो था कांग्रेस लीडर जो थे इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, राइट। एंड द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो रेडिकल्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे बिकेम मोर असर्टिव, वो ज़्यादा ही बोल्ड हो गए, राइट। एंड द लिबरल्स, यहाँ पे देख रहे हैं हम, लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, राइट। तो लिबरल्स और मॉडरेट जो थे, दोज हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है ये फ्रेमवर्क ब्रिटिश डोमिनियन है उसके अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है ना। तो ये जो हमारे लिबरल्स और मॉडरेट थे, दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, इनका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, क्योंकि ब्रिटिश में रह के ही चाहते थे, तो उनका जो प्रभाव था ये धीरे धीरे क्या होता गया, लॉस्ट होता गया, ख़त्म होता गया इनका प्रभाव, राइट। सो इन December 1929, राइट, December 1929, जवाहरलाल नेहरू, राइट, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम प्रेसिडेंट्स थे कांग्रेस के, राइट। और ये जो कांग्रेस सेशन था ये हुआ लाहौर में, राइट। सो लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लाहौर कांग्रेस जो था, इट फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ओके। जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की रखी गई, या पूर्ण स्वराज मीन फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ फुल इंडिपेंडेंस, राइट, ओके। तो इसकी जो डिमांड है ये रखी गई अंडर द कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर इन December 1929, राइट। तो इस तरह से इसकी वो रखी गई, राइट, ये पूर्ण स्वराज के लिए। देन हम देख रहे हैं इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930s, राइट, इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो ये चीज़ डिक्लेयर की गई कि जो 26 जनवरी 1930s है इसको सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे की तरह, आज़ादी दिवस, ठीक है ना। व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेजेस, लोग जो हैं इसमें क्या लेंगे, प्लेजेस लेंगे, ओके, टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके, पूरी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल है उसके लिए प्लेज लेंगे, ओथ लेंगे, ओके। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, ठीक है, बहुत कम अटेंशन मिला इस जो इन्होंने ये पूर्ण स्वराज के लिए रखा था। सो महात्मा गांधी ने और तरीका ढूंढा, ठीक है, जिससे कि एक कॉन्क्रीट इशू, जो एवरीडे का जो कॉन्क्रीट इशू है, ठीक है ना, तो उसको लेके कुछ किया जाए। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके, पार्ट 1 हम यहाँ पे करेंगे। सो हियर महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट
महात्मा गांधी जो थे, सॉल्ट आपने देखा है, नमक जो घर घर में इस्तेमाल होता है, राइट, सो अ पावरफुल सिंबल। तो इन्होंने सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल देखा दैट कुड यूनाइट द नेशन, ठीक है, जिसमें जो है नेशन को क्या कर सकता था, नमक यूनाइट कर सकता था, राइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑन 31 जनवरी 1930s, राइट, डेट मस्ट बी लर्न, 31 जनवरी 1930s, ओके। तो 1930s में हु सेंट महात्मा गांधी, ठीक है ना, हु सेंट महात्मा गांधी सेंट अ लेटर, महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन, ओके, उन्होंने लेटर भेजा वायसराय इरविन को। तो ये कुछ लेटर की फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, ओके, ये आपको समझाने के लिए इसमें शो किया गया है, क्लियर। जो पिक्चर्स हैं ये एजुकेशनल पर्पस से ही आपको शो की जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने उस लेटर में मेनली स्टेट किए 11 डिमांड्स, ठीक है ना, उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स जो थे वो स्टेट किए, ओके। तो सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो जनरल इंटरेस्ट के थे एंड अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट, ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक थी, कुछ जनरल डिमांड थी। एंड द आइडिया हम देख रहे हैं कि जो आइडिया था इट वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। तो ऐसा क्या था, द मोस्ट स्टरिंग डिमांड थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप, जो डिमांड थी इनकी वो थी टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स, ठीक है। सॉल्ट घर घर में इस्तेमाल होता था और घर घर में इस्तेमाल होता था तो रिच पुअर सबके पास ये था, ओके। तो अब यहाँ पे उन्होंने डिमांड में एक ये भी डिमांड की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट स्टरिंग डिमांड थी वो थी एबोलिश द सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, ओके। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्ट वॉज समथिंग, सॉल्ट क्या था, इट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, ठीक है, दोनों एक जैसे इस्तेमाल करते थे। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। सो टैक्स ऑन सॉल्ट, जो टैक्स था सॉल्ट में, एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की, राइट, और गवर्नमेंट ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश जो था सिंगल रूलर था यहाँ पे, राइट, ओवर इट्स प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट मोनोपोली थी इसकी सॉल्ट बनाने में, ठीक है ना। एंड महात्मा गांधी डिक्लेयर revealed the most oppressive phase of the British rule, okay। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे इनका जो मोस्ट ऑपरेसिव फेस है वो रिवील किया, ठीक है ना, उसको शो किया, राइट। सो महात्मा गांधीज लेटर वॉज एन इन अ वे एन अल्टीमेटम, जो महात्मा गांधी का जो लेटर था, ठीक है ना, विच स्टेट 11 डिमांड्स, महात्मा गांधी के लेटर में थी 11 डिमांड्स, ठीक है ना, तो वो लॉर्ड इरविन को उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो वो जो दिया था वो इन द सेंस एक अल्टीमेटम दिया था उन्होंने उन्हें, राइट। और क्या कहा, इफ़ द डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, वर नॉट फुलफिल्ड बाय, डेट बता दी है, ठीक है, 11th of March, राइट। तो उन्होंने जो लेटर लिखा था वो लिखा था 31 जनवरी में, ठीक है ना, उन्होंने लेटर लिखा था 31 जनवरी में, राइट, 31 जनवरी। यहाँ पे उन्होंने लेटर लिख के दिया था लॉर्ड, ये जो वायसराय इरविन थे, 11 डिमांड्स का, और उन्होंने उसमें लिख दिया कि 11 मार्च तक अगर डिमांड पूरी नहीं हुई, ओके, तो कांग्रेस जो है ये सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी, ओके। तो ये इनका एक अल्टीमेटम था, तो फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, तो कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, ओके। अब देखिए इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे, ठीक है ना, उन्हें
नेगोशिएट करने में, मतलब इसके बारे में डिस्कस करना कोई मतलब अनविलिंग सा लगा, ठीक है ना, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, राइट। सो अब देखिए उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया। लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने वाइसरॉय जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी से कोई इस बारे में डिस्कस ही नहीं किया। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च, राइट। तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया सॉल्ट मार्च, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, राइट। तो उन्होंने अपना फेमस सॉल्ट मार्च जो था ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक्कम्पनीड बाय, ठीक है ना, आप देख रहे हैं सॉल्ट मार्च, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इनके साथ थे 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, ठीक है, उनके विश्वास पात्र जो भी थे ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर थे। हियर यू कैन सी द पिक्चर, राइट, एंड यू ऑल्सो हैव सीन दिस पिक्चर ऑन योर लास्ट, जो अभी डीमोनेटाइजेशन से पहले जो आपके 500 का नोट चल रहा था उसमें देख सकते हैं, है ना, अब तो बंद हो गया ये। सो 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर जो थे उनके साथ थे, राइट। और द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, ठीक है, ये जो मार्च थी ये 240 माइल्स के आसपास थी, राइट। एंड हम देख रहे हैं कि जो और कहाँ से कहाँ तक थी, इट वॉज फ्रॉम साबरमती टू दांडी, राइट। साबरमती क्या था, गांधी जी का आश्रम जहाँ गांधी जी रहते थे, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक ख़त्म हुई, दांडी। दांडी कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, कोस्टल टाउन है दांडी गुजरात में। तो यहाँ तक, ठीक है ना, साबरमती से स्टार्ट हुई, दांडी तक इन्होंने मार्च की। और कितना चले वॉलंटियर्स जो थे, और देखो वॉलंटियर्स सभी मिलके चले 24 डेज़, ठीक है ना, यहाँ पे 24 डेज़ चले और 10 माइल्स अ डे चलते थे सब, ठीक है। 10 मील की दूरी एक दिन में ये तय करते थे और 24 दिन जो है ये चले, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कहाँ पहुँचे, दांडी, ओके। तो जहाँ जहाँ ये जाते थे, ठीक है, तो इनको सुनने के लिए 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी। तो हमने जैसे लास्ट वीडियोस में देखा कि इनके स्वराज, ठीक है ना, हर एक ने स्वराज का मतलब सब ने अलग अलग बना रखा था। टाउन्स में जो था स्वराज का मतलब कुछ और था, ठीक है। हमने देखा कि जो टाउन्स थे, टाउन्स में कुछ और था, विलेज में कुछ और था, राइट। फिर हमने ट्राइब्स में देखा, ट्राइब्स में कुछ और था मतलब, है ना, और प्लांटेशन जो था, प्लांटेशन में भी कुछ और था मतलब, ठीक है ना। इनके स्वराज का सब मतलब अलग अलग ले रहे थे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये जाते थे, वहाँ वहाँ जहाँ रुकते थे, तो इनको सुनने के लिए हज़ारों लोग आते थे और वहाँ ये क्या करते थे, उनको अपने स्वराज का मतलब बताते थे कि मेरे स्वराज का क्या मतलब है। एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और उनसे प्रे करते थे एक तरह से, ठीक है ना, कि जो ब्रिटिश है उसको अपोज करो लेकिन पीसफुली करो, ठीक है, क्योंकि जहाँ कहीं वायलेंट हो जाता था तो एक कॉल ऑफ कर देते थे, मूवमेंट हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोगों को समझाते थे कि स्वराज का क्या मतलब है और हमें क्या करना चाहिए, और लोगों को अर्ज करते थे कि ब्रिटिश को डिफाई करो लेकिन पीसफुली करना है, राइट। सो ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। हम देख रहे हैं कि 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुँचे, दांडी। उन्होंने मार्च स्टार्ट की थी, 11 मार्च जो था उनका अल्टीमेटम था, ठीक है ना, 11 मार्च को अल्टीमेटम दिया था उन्होंने लॉर्ड इरविन को, लेकिन जब वो माने नहीं तो इन्होंने मार्च शुरू की साबरमती से लेके दांडी, और ये पहुँचे 6 अप्रैल में, राइट। 6 अप्रैल में ये दांडी पहुँचे, राइट। एंड क्या हुआ, वायलेटेड द लॉ। वहाँ पे इन्होंने जो ये लॉ था उसको वायलेट किया। वायलेट का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है ना। तो वो जो लॉ था ब्रिटिश का उसको वायलेट किया, उसको तोड़ा। कैसे तोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, ठीक है, सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बना के, ठीक है, वो नियम तोड़ा, राइट। तो ये हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने डिफाई किया, ओके, डिफाई किया, एक सेरेमोनियली वायलेट किया उन्होंने, एक समारोह मनाया किस तरह से, ठीक है ना। देखो कि किस तरह से उन्होंने एक तरह से समारोह बनाया जब उन्होंने नमक बना दिया था, ठीक है।
तो एक तरह से सेरेमोनियली वायलेट किया, राइट। यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ओके, नाउ हाउ CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसा था। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे कि कहता है, सीधा उसके नाम से ही पता चलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, कि कॉपरेट नहीं करना है, राइट। लेकिन CDM जो है, राइट, यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली रिफ्यूज़ कॉपरेशन विद ब्रिटिश, ठीक है ना, रिफ्यूज़ तो करना ही है, कॉपरेशन तो करना ही नहीं है ब्रिटिश के साथ, साथ में क्या करना है, साथ में ब्रेक कॉलोनियल लॉज, ठीक है ना। तो जिस तरह से कॉलोनीज़ के लॉज बने हुए हैं, ठीक है, उसको तोड़ना है। तो ये जो है CDM में एक तो रिफ्यूज़ तो किया कॉपरेशन ब्रिटिश के साथ, पर हमने साथ साथ में क्या किया, ब्रेक किए कॉलोनियल लॉज विद द ब्रिटिश। ओके, एंड हम ये देख रहे हैं कि 1921-22 में, ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने ब्रेक किए। तो थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो हमने देखा कि किस तरह से 1000 जो हैं उन्होंने कंट्रीज़ में उन्होंने ब्रोक किया सॉल्ट लॉ, ठीक है ना, सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया। जो नियम कानून बना हुआ था सॉल्ट के पीछे कि एक ही एक मोनोपली है ब्रिटिश की, ठीक है ना, तो वो चीज़ जो है इन्होंने तोड़ी, ठीक है ना, उसको वायलेट किया। और क्या किया, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, तो उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया, राइट, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के आगे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में थी। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो मूवमेंट स्प्रेड हुई, ठीक है ना, जैसे ही मूवमेंट और ज़्यादा स्प्रेड हुई तो फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया गया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, राइट। तो फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट भी किया गया एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है ना, लिक्वर शॉप्स जो थी उनके एंट्रेंस पे धरने वगैरह दिए गए एंड पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। आप देखो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या था। ओके, तो पेजेंट जो थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ओके, और इस तरह से हमने देखा नॉन कॉपरेशन में क्या था, टाइटल्स वगैरह रिज़ाइन कर देते थे, ठीक है, टाइटल्स को गिव अप कर देते थे। सिमिलरली हियर विलेज ऑफिशियल रिज़ाइन, ठीक है, जो विलेज ऑफिशियल थे उन्होंने रिज़ाइन किया, और जो फॉरेस्ट पीपल थे, ठीक है, जो गांव के लोग होते थे, दे वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। अब उन्होंने कैसे वायलेट किया फॉरेस्ट लॉज को, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ने जो थे रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे। ओके, तो ट्राइबल पीपल के लिए तो जगह ही नहीं मिली ना, अपने जो एनिमल्स हैं, अपने जो उनके कैटल्स हैं, उनको कहाँ पे ग्रेज करें और लकड़ियाँ कहाँ से लाएं, है ना, फ्यूल के लिए या फिर कुछ और रीज़न। तो इस तरह से जो है उन्होंने रिजर्व कर रखे थे फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट पीपल हैं उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, ठीक है ना, उन्होंने उनको तोड़ा। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो हम फॉरेस्ट पीपल हैं, यू कैन से ट्राइबल पीपल ऑल्सो हेयर, तो वायलेट, ठीक है ना, फॉरेस्ट लॉ, उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दिया और वहाँ से वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी और अपने कैटल्स को ग्रेज करवाना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज फॉर योर टुडेज क्लास and I hope you must have understood it. Okay, thank you.